हम घर पहुंचे और नीतू को देखकर सब खुश हुए, लेकिन मुझे एक बार फिर सबकी डांट खानी पड़ी। पर कम से कम नीतू घर वापस आ गई थी और मैं इसी से खुश था। रात को खाने के बाद नीतू का प्यार मुझ पर बरसने लगा, पर तभी नीचे से साक्षी के रोने की आवाज आई। मैं फौरन नीचे पहुंचा। तेरे बिना ये सोने वाली नहीं, इसे सुलाकर मेरे पास वापस दे दे, भाभी बोली। मैं उनका मतलब समझ गया था। वो चाहती थी कि नीतू और मुझे अकेला टाइम मिले, पर वो क्या जाने कि हम दोनों साक्षी से कितना प्यार करते हैं। मैंने बस ना में सर हिलाया और साक्षी को पुचकारते हुए ऊपर ले आया। साक्षी को रोता देख नीतू ने उसे गोद में लेने को हाथ खोले, पर साक्षी उसकी गोद में नहीं गई। अच्छा बेटा, मेरे पास नहीं आओगे? ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये कहते हुए नीतू रूठ गई। आउच, देखो मम्मा गुच्छा हो गए, मैंने तुतलाते हुए साक्षी से कहा और वो एकदम से चुप हो गई। फिर मैं उसे नीतू के पास ले गया और साक्षी ने अपने हाथ एकदम से खोल दिए। नीतू एकदम से पिघल गई और उसने साक्षी को गोद में ले लिया और उसे प्यार करने लगी। नीतू ने साक्षी को बीच में लिटाया और हम दोनों उसके दोनों तरफ लेट गए। नीतू ने अपना दायां हाथ मेरी कमर पर रखा और मैं अपने बाएं हाथ से नीतू के गाल को सहलाने लगा। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, मैंने कहा। मिस तो मैंने किया आपको, आपके पास तो कम से कम साक्षी थी, मेरा तो वहाँ हाल ही बुरा था, नीतू बोली। फिर वो एकदम से उठी और मेरे होठों पर किस देकर लेट गई। साक्षी अब भी जाग रही थी तो उसे सुलाने को मैंने एक कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते माँ बेटी सो गए और कुछ देर बाद मैं भी सो गया। अगले 3 दिन हम दोनों ने ऑफिस का काम किया। बेचारी नीतू को घर का काम भी देखना पड़ता और मेरे साथ बैठकर काम करना पड़ता। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि मैं नीतू को ज्यादा तंग न करूं, पर बिना उसके इनपुट के काम होना मुश्किल था। माँ ने भी कई बार नीतू को कहा कि वो काम करे और घर का काम भाभी कर लेंगी, पर नीतू नहीं मानी। आखिरकार पीच रेडी हुई और मैंने वो भेज दी और अब हम दोनों बेसब्री से जवाब आने का इंतजार करने लगे। 2 दिन बीते, मैं अब भी पुराने वाले प्रोजेक्ट में लगा था। आकाश और पंडित जी को मैंने पुराने काम दे रखे थे, जैसे कि रिटर्न भरना, बिल वाउचर चढ़ाना, ITR फाइल करना। जब बॉस सर पर ना हो तो एम्प्लॉय ढीले हो ही जाते हैं। नीतू को तो वो अब जैसे कुछ समझते ही नहीं थे। वो तो मैं उनकी लगाम किसी तरह खींच कर रखता था। डेली उनको फोन करके जान खाता था कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, तब जाकर वो सीरियसली काम कर रहे थे। पिताजी और ताऊ जी जब मुझे फोन पर उन पर हुक्म चलाते हुए देखते या मुझे उनकी क्लास लेते हुए देखते तो उन्हें बड़ा फक्र होता। खैर, दूसरे दिन की बात है। सुबह मैं अपने काम में लगा था। पिताजी और गोपाल भैया कुछ काम से शहर गए थे और ताऊ जी को एक काम था, पर वो कहने में झिझक रहे थे। मैं उठकर उनके पास बैठ गया और उनसे पूछने लगा तो उन्होंने झिझकते हुए कहा, बेटा वो बैंक से पैसे लाने थे। तो बस ताऊ जी इतना ही बोल पाए कि मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ। तो चलिए चलते हैं। पर बेटा, तेरा काम, ताऊ जी बोले। ताऊ जी वो मैं वापस आकर कर लूंगा, मैंने कहा। तो ताऊ जी मुस्कुराते हुए खड़े हुए और मुझे आशीर्वाद दिया। फिर हम दोनों गाड़ी से निकल पड़े। मैंने गाड़ी बड़े ध्यान से चलाई और रास्ते में ताऊ जी ने मुझे हमारे खेती बाड़ी के काम के बारे में काफी कुछ बताया। पर उन्हें जानकर हैरानी हुई जब मैंने उन्हें कुछ ऐसी दुकानों के बारे में बताया जहां बीज सबसे बढ़िया क्वालिटी के मिलते थे, और तो और कुछ ऐसे व्यापारियों के बारे में भी बताया जहां उन्हें रेट सबसे अच्छा मिलता है। ये सब मैंने कुछ साल पहले जब मैं प्रकाश के साथ भाई दूज वाले दिन निकला था तब देखा और सीखा था। इधर मैं और ताऊ जी बातें करते हुए जा रहे थे और उधर घर पर कांड हो गया। नीतू उस वक्त रसोई में नहा धोकर खाना बनाने में लगी थी। ताई जी और मान पड़ोस में किसी के यहाँ गई थी और भाभी नहा रही थी। साक्षी को नहलाने का समय हो गया था तो नीतू ने पानी गर्म कर दिया था। भाभी ने नहाने जाते हुए अश्विनी को आवाज मार के कह दिया था कि रसोई से गर्म पानी लेकर साक्षी को नहला दे। अब अगर मैं घर पर होता तो मैं ही साक्षी को नहला देता, पर मेरी गैरहाजिरी का फायदा उठाकर अश्विनी ने साक्षी को ठंडे पानी से नहला दिया। मेरे घर लौटने तक साक्षी की तबीयत खराब हो चुकी थी। जैसे ही मैं घर में घुसा मुझे साक्षी के रोने की आवाज आई और मैं भागता हुआ अंदर आया तो देखा नीतू साक्षी को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश कर रही है। मुझे देखते ही नीतू ने फौरन साक्षी को मेरी गोद में दे दिया। अभी वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही मुझे साक्षी के बुखार का एहसास हो गया। साक्षी को तो बुखार है, मैंने गुस्से में कहा, और ठीक उसी वक्त अश्विनी ऊपर से अंगड़ाई लेते हुए नीचे उतरी। यहाँ अश्विनी को बुखार चढ़ हुआ है और तू ऊपर सो रही है, मैंने अश्विनी पर चीखते हुए कहा। पर वो जहरीली नागिन पलट कर बोली, मुझ पर क्यों चीख रहे हो? अपनी बीवी से कहो या अपनी भाभी से कहो। इतना कहकर वो पलटकर ऊपर चली गई।
मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, पर अभी मेरे लिए साक्षी की तबीयत ज्यादा जरूरी थी। ताऊ जी भी गुस्से से तमतमा गए थे और बरसने वाले थे। जी अभी आप इसे कुछ मत कहना, पहले मुझे वापस आने दो। इतना कहकर मैं और नीतू दोनों डॉक्टर के निकल गए। मैंने चाबी नीतू को दी और उसे ड्राइव करने को कहा। मैं साक्षी को अपनी छाती से चिपकाए रखा और उसे अपने जिस्म की गर्मी देता रहा। साक्षी की सांसें तेज चलने लगी थी और मेरी जान निकलने लगी थी। मेरा बच्चा, बस पापा है ना यहाँ, मेरा ब्रेव बच्चा। बस थोड़ी देर हम डॉक्टर के पहुँच जाएंगे, फिर आप ठीक हो जाओगे। ओके। मैं साक्षी को हिम्मत बंधा रहा था। साक्षी के नन्हे से हाथ ने मेरी उंगली कसकर पकड़ ली थी और मेरे मन में बैठा डर बाहर आ गया था। आंसुओं की धारा बहते हुए मेरे हाथ पर गिरी, जिसे देख नीतू भी घबरा गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे हिम्मत बढ़ाने लगी। मैंने भी गाड़ी में बैठे बैठे भगवान को याद करना शुरू कर दिया। आखिर हम डॉक्टर के पहुंचे और मैं दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा और डॉक्टर को साक्षी को चेक करने को कहा। डॉक्टर ने साक्षी का अच्छे से चेकअप किया और मुझसे कहा, अच्छा हुआ कि आप इसे ठीक समय पर ले आए, देर करते तो हिपोथेर्मिया का खतरा बन जाता। वैसे हुआ क्या था? अब मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो नीतू बोली, वो किसी ने साक्षी को ठंडे पानी से नहला दिया था। नीतू का ये बोलना था कि मेरा खून खोल गया, क्योंकि मैं जानता था कि ये काम किसका है। डॉक्टर ने हम दोनों को ही झड़ा कि इतनी छोटी बच्ची को ठंडे पानी से कौन नहलाता है और हम दोनों कितने गैर जिम्मेदार माँ बाप हैं। हम दोनों चुपचाप सब सुनते रहे। बस मेरे मन को ये तसल्ली थी कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। दवाई लेकर हम घर वापस आ गए और पूरे रास्ते ना तो मैं कुछ बोले और न ही नीतू कुछ बोली। साक्षी मेरी गोद में ही सो चुकी थी। जैसे मैं घर में दाखिल हुआ मुझे माँ दिखी और उन्होंने साक्षी का हाल चाल पूछा। मैंने साक्षी को उनकी गोद में दिया और उन्हें कमरे में जाने को कहा। माँ के अंदर जाने तक मैं चुप रहा और तब तक घर के सारे लोग इकट्ठा हो चुका थे, सिवाय अश्विनी के। मैंने दहाड़ते हुए उसे आवाज दी, अश्विनी। मेरी दहाड़ सुनते ही वो नीचे आ गई। उसे देखते ही मैं तमतमाता हुआ उसके पास तेजी से चलकर पहुंचा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अश्विनी जाकर सीढ़ी पर गिरी। घर का कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोला और न ही कोई अपनी जगह से हिला। अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हो जाता ना, तो तुझे आज भगवान भी नहीं बचा सकता था। तेरी जान ले लेता मैंने चीखते हुए कहा। तू, अश्विनी, अभी तक इस घर में है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी बच्ची को माँ के दूध की जरूरत है, वरना तुझे धक्के मार के निकाल देता। और आप सब भी सुन लीजिए, आज से कोई भी साक्षी को इसके साथ अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे इस नागिन पर जरा भी भरोसा नहीं। अपनी सनक के चलते ये साक्षी को नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर साक्षी को कुछ हुआ तो पहले इसकी जान लूंगा, उसके बाद अपनी जान। इतना कहते हुए मैं माँ के कमरे में घुसा और साक्षी को गोद में लेकर ऊपर अपने कमरे में आ गया। आज फिर एक बार एक बाप का प्यार सामने आया था और घर वाले चुपचाप सर झुकाए खड़े थे।